बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे इमरान खान के तोशा खाना केस में जो सज़ा मुअत्तली हुई है, उस सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी हो गया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी ऑर्डर है जो मैं आपके सामने उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि तहरीरी ऑर्डर जो है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो है वो ये तहरीर किया है और जारी किया है। इसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक पॉइंट तो ये है कि तकरीबन 5 समातों पे लतीफ़ खोसा और अमजद परवेज़ जो दोनों वकला हैं इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स अदालत के सामने रखे। मतलब लतीफ़ खोसा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा जी उनके जो जितने भी उनके आर्गूमेंट्स हैं उनको रिप्रोड्यूस किया गया है इस जजमेंट में। तो लतीफ़ खोसा ने ये पॉइंट अदालत के सामने रखा कि एक तो जुरिस्डिक्शन का जो मामला है, दायरा इख्तियार का मामला, वो सेशन कोर्ट ने 5 अगस्त को नहीं देखा था और उस 5 अगस्त को जो दायरा इख्तियार ना देखने की वजह से एक बुनियादी सवाल ही तय नहीं हुआ, तो उसमें उसकी जो जजमेंट है वो बरकरार नहीं रह सकती। तो उन्होंने कहा कि इसकी बुनियाद पर इस सज़ा को मुअत्तल किया जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी रखा कि इसमें हक़ दिफा ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने ये भी रखा कि जो ख्वाजा हारिस है वो वकील हैं इसमें, तो ख्वाजा हारिस का पॉइंट उन्होंने अदालत के सामने रखा कि ख्वाजा हारिस ने इसमें बयान हल्फी भी दिया है। दूसरी तरफ जो वकील हैं अमजद परवेज़, उनकी जानिब से ये कहा गया कि अमजद परवेज़ ने ये कहा कि इस केस में जो पॉइंट फॉर एग्जांपल जुरिस्डिक्शन वाला जो मामला है, या उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन वाला मामला उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से बंदा पेश ही नहीं हुआ, अदालत इंतज़ार करती रही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे पहले मामला मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, सेशन कोर्ट के पास चला गया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि डायरेक्ट मामला मजिस्ट्रेट के पास गया, वो हमेशा से प्राइवेट कंप्लेंट सेशन जज के पास जाती है। इसके अलावा भी अमजद परवेज़ ने मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स दिए, लेकिन अदालत ने दोनों वकला के आर्गूमेंट्स तो रिप्रोड्यूस कर दिए हैं, लेकिन जो जज हैं, दोनों जजेस, उन्होंने ये कहा है कि हम जुरिस्डिक्शन जो दायरा इख्तियार वाला मामला है, इसके अलावा जो दीगर इश्यूज हैं, इसमें जो दीगर पॉइंट्स हैं उनको हम टच नहीं कर रहे, डिस्कस नहीं कर रहे, मेरिट को डिस्कस नहीं कर रहे, और हम मेरिट को डिस्कस किए बगैर इस केस का जो है फैसला कर रहे हैं सज़ा मुअत्तली की हद तक। और सज़ा मुअत्तली में जो जज हैं आमिर फारूक और जस्टिस जहांगीरी, उनकी जानिब से ये लिखा गया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक सेटल लॉ है कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट जो सेंटेंस है उस 3 साल की सज़ा, वो एक सवाबदीदी इख्तियार है हाई कोर्ट का, तो वो उसको मुअत्तल कर सकती है। तो इसी की बुनियाद पर हम जो सज़ा जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं। इमरान खान को 1 लाख रुपए मुचलकों के इफ्ज़ ज़मानत पर जो है वो रिहा कर रहे हैं। तो ये पूरा जजमेंट का क्रक्स है, मेरिट को टच नहीं किया गया, सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस की बुनियाद पर कि कम तरीन दौरानिये की सज़ा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि हम उसको उसकी बुनियाद पर जो है वो सस्पेंड मुअत्तल कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसी बुनियाद पर हम इसको मुअत्तल कर रहे हैं और इसी बुनियाद पर इमरान खान को ज़मानत पर रिहाई दे रहे हैं। और जितने भी सेशन जज के फैसले में जो कुछ भी है मेरिट का, वो उन्होंने कहा है कि हम जो है वो देखेंगे जब अपील हमारे सामने आएगी। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के हवाले से एक वर्ड भी वहां पे नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने कैसे कंडक्ट किया ये ट्रायल, उस ट्रायल में क्या कोई नक्स है या नहीं है। तो बज़ाहिर ये चीज़ आप इस स्टेज पे ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर जो हुमायूं दिलावर हैं उनका जो जजमेंट है उसका फेट अपील में डिसाइड होगा। यहाँ पे इस मौके पे उस पर कोई बात जो है वो बज़ाहिर नहीं की गई। तो एक तो आज की जो जजमेंट थी उसकी तफसील है। इसके अलावा जो इमरान खान का साइफर केस है, उस साइफर केस में आज एक ऑर्डर भी सामने आ गया अचानक। उसके बाद पता चला इमरान खान की गिरफ्तारी भी है। तो इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उनसे हमने कुछ पूछा है, कुछ सवालात पूछे हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है। वो मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखता हूँ, वो सुने कि साइफर केस से मुतल्लिक इमरान खान के वकील सलमान सफदर का क्या कहना है। गिरफ्तारी के बाद रिमांड कल लेने के लिए मेरे पास पेश किया जाए, ना इमरान खान साहब को किसी जज साहब के सामने पेश किया गया, ना किसी जज साहब के
के पास कोई दरख्वास्त रखी गई है, उन्होंने ये लेटर कैसे जनरेट किया है। हमने इससे पहले ऐसा लेटर कभी देखा नहीं है तारीख में, हिस्ट्री में, और इसके ऊपर कोई तारीख भी नहीं लिखी हुई कि ये कब का लेटर है, ये कब इशू हुआ है वह लेटर, ये किसकी रिक्वेस्ट पर ये लेटर उन्होंने इशू किया है, या खुद बैठे बैठे उन्होंने ये लेटर जेल को भेज दिया है कि शायद एक मुकदमे में गिरफ्तारी हो और शायद उस मुकदमे में हम रिमांड दे दें। तो मुझे तो ये बहुत डूबियस और बड़े अजीबोगरीब से ये जज साहब का जो इकदाम है कि साइफर केस में उनको रुकवा के रखना, मेरा ख्याल है कि जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर एब्सोल्युटली कोई बार नहीं है कि जैसे यहाँ से हुक्मनामा जाता है उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सज़ा की मुअत्तली का, जेल अथॉरिटीज़ को फौरन खान साहब को रिलीज़ करना चाहिए। और इस लेटर की बेसिस पे, जिस लेटर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो किसी रीज़न पे बेस नहीं है, किसी कानून पर बेस नहीं है, उस पर खान साहब की गिरफ्तारी जो है या मज़ीद उनको डिटेन करके रखना मफरूज़ों पे, वो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है वहाँ से आपने, आपके जो दोस्त हैं लीगल टीम में, किसी ने पता किया था कि क्या इस हवाले से कोई प्रोसीडिंग, कोई चीज़, कोई तलबी, कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोर्ट में मुकम्मल खामोशी रही है, कोई हिलजुल नहीं रही, ना वहाँ FIA आई है, ना वहाँ पर पुलिस आई है, ना वहाँ कोई दरख्वास्त आई है, ना वहाँ। सो ये खुद ब खुद जैसे ये ऑर्डर आया उसके 45 मिनट्स के बाद मैं आप ही लोगों से मुझे पता लगा कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो ले ली गई है। तो ये जज साहब का खुद तसव्वुर कर लेना कि वो गिरफ्तारी ली गई है, उनको किसने बताया ये गिरफ्तारी ली गई है, उनकी कम्युनिकेशन से तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। आप उन 5 लाइनों को अच्छी तरह पढ़ लें, उस पर क्या तारीख लिखी हुई है, उस पर क्या रीजनिंग है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो लेटर है जो मंजर आम पे आया है, आई होप सिंसियरली होप कि ये लेटर फेक हो और खान साहब को रिलीज कर दिया जाए। इस तरह का लेटर जारी किया जा सकता है या रिमांड में बुलाया? ऐसा लेटर कभी भी नहीं जारी किया जा सकता फिजिकल पेश किए बगैर, दरखास्त किए के बगैर। ये जज साहब एक दिन एक लम्हा भी खुद से ऐसा काम नहीं कर सकते, ये इलीगल एक्ट है ऑन द फेस ऑफ इट मेरी नज़र में। एक चीज़ बताइएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इन कैमरा हैं। उमूमी तौर पर जो एक्सेस है, ये ओपन कोर्ट्स रखने का मकसद भी ये होता है कि इस किस्म की चीज़ें बिहाइंड द सीन ना रहें, ओपन एक्सेस हो और वहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन भी मिले। तो ये ऐसी एक चीज़ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वहाँ से ये बताया जा रहा है कि आप इन कैमरा है, कोई एक्सेस नहीं है, किसी को कुछ पता। क्या ये भी एक वजह है? देखिए, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पढ़ लें, वो 1920s का लॉ है, बड़ा पुराना कदीमी लॉ है, और उसको जो मैं उस लॉ को समझ सका हूँ वो एंटी स्टेट, एंटी एनिमी एक्टिविटी के लिए कोई मैप उठा लिया, कोई आर्म्ड फोर्सेस का, कोई एयर फोर्स का, कोई नेवी का, वो उस किस्म की प्रोसिक्यूशन के लिए वो एक्ट है। वो हरगिज़ साइफर को और साइफर के जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन एम्बेसडर्स एंड बिटवीन मिशंस, उनको वो केटर करता ही नहीं है। कोई बहुत सेंसिटिव मामला हो तो वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, मगर आपके भी इल्म में हमें भी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर 1923 की एक्ट की कोई प्रोसिक्यूशंस हुई हों, या कोई हमें जहां से कोई एग्जांपल मिलती हो। तो इस केस की ना तो ऐसी नौयत है कि इतनी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स हों, ये ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, मीडिया को भी इजाज़त होनी चाहिए, आम पब्लिक को भी इजाज़त होनी चाहिए कि ये क्या है। वो मैं इसको ऐसे कंक्लूड कर दूंगा कि जो मैंने उसका पूरी जिस्ट अभी तक मेरे सामने आई है, ये वो है एंटी स्टेट या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि एनिमी के खिलाफ हो, एनिमी उसको जो है वो यूज़ करे, प्रेजुडिशियल टू द नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर तो जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, मुझे वो ये नज़र आता है कि वो पॉलिटिकल एनिमीज़ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस कानून को, कोई इंटरनेशनल एनिमी का खुदा न खास्ता ये मामला नहीं। आखिरी सवाल ये है कि आप एक जनरल नेचर की भी यहाँ से रिलीफ लेने की कोशिश आप कर रहे हैं कि FIA, NAV या जो कोई भी पुलिस जो है उनको गिरफ्तार ना करे या किसी केस में, तो आप क्या समझते हैं कि कोई यहाँ उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसा रिलीफ आपको दे देगी? 9 जो जमानतें भी आपने चैलेंज किया हुआ है उसका मामला भी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए मुझे नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए। मैं तो पुरुम्मीद रहूँगा कि मुझे जो मेरी रिलीफ है फॉर माई क्लाइंट, मगर इससे पहले कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को और फंडामेंटल राइट्स को इतनी बुरी तरह
कलैप्स या सस्पेंड होते किसी इंडिविजुअल के लिए देखा नहीं गया। तो अगर हमारी ऑलरेडी एक बड़ी जामे, बड़ी डिटेल्ड पिटिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, जो नंबर ऑफ ब्रीचेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स के, उसके ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसी में ये साइफर की एप्लीकेशन आज दी गई है सीएम में, तो क्या वजह है कि उसको आज दिन तक एक लार्जर बेंच नहीं बना, या उसके ऊपर कोई बेंच ने अभी तक बैठ के उसके ऊपर फैसला नहीं दिया। फैसला होना चाहिए कि ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ है या वायलेशंस और ब्रीचेस है फंडामेंटल लॉ की। तो इतना ये केस वाइडली रिपोर्ट हो रहा है, ये तासुर बड़ा ख़राब होता है, इससे हम सब का तासुर बड़ा ख़राब होता है। सो बेहतर ये है कि जितनी जल्दी ये केस लग जाए और इसकी सुनवाई हो, इस पर फैसला आए, उतना बेहतर है। सर ये बताइएगा कि आपने जिस लेटर पे शुबे का इजहार किया है वो इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीनों पर चल रहा है, अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? कल अगर पेश किया जाता है इमरान खान साहब को? देखें, मैं दोबारा वही बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेटर जो घंटा डेढ़ पहले से हमारे नोटिस में आया है, ये कोई ऑथेंटिक और रिलायबल, मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कोर्ट इस वक्त बंद है, ओनरशिप इसकी अभी तक हुई नहीं है। तो क्या इस लेटर को बुनियाद बनाकर अभी रिफ्यूज़ करते हैं, ये देखना है। आप उस लेटर को देख लें, वो लेटर कानून के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। थैंक यू।